जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में त्रिभुज का बेसिक भी कर लिया और त्रिभुज के केंद्र के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग त्रिभुज में सर्वांग सम और समरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि सर्वांग सम आकृति कैसी होती है और समरूप आकृति कैसी होती है। आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं जब भी, तो आप लोग क्लास को पूरा नहीं करते हैं। क्लास को आधा किए स्किप कर देते हैं वीडियो को। ऐसा मत कीजिए जी। क्लास को जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो फिर वो आधा देखने से भी आपको फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए। और हम पिछले वीडियो में ये बोलना भूल गए थे कि लास्ट में क्वेश्चन है। आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, इसलिए लास्ट का क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दिया। जो भी क्लास होगा, अब जैसे ये क्लास अभी हो रहा है, इस क्लास के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको 3 या 4 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। उस 3-4 क्वेश्चन को बनाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन जो आज होगा उस आज के क्लास से रिलेटेड होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए पढ़ते हैं समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृति। तो पहले हेडिंग लगाइए सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम क्या है समझते हैं। सर्वांग सम देखिए, इसके वर्ड में ही इसका अर्थ सब कुछ छुपा हुआ है। इसका जो ये वर्ड है, शब्द जो है, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे? सर्वांग सम का आप जब संधि विच्छेद कीजिएगा, हिंदी व्याकरण में आप लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं, तो संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका क्या होता है? सर्व प्लस अंग प्लस सम। ये सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब होता है उसका पार्ट, भाग और सम मतलब यहाँ पे ये सम मतलब होता है समान, मतलब बराबर। सम मतलब बराबर। यानी कहने का मतलब है कि जब 2 आकृति या 3 आकृति बोलिए, 2 आकृति का आपस में सभी भाग बराबर हो, आपस में क्या सभी भाग बराबर हो, तो आकृति क्या कहलाएगी? सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। यानी सर्व अंग समान, सभी अंग समान होना चाहिए, फिर कौन सी आकृति कहलाएगी? सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण होता है ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर का। ट्विन्स का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जैसे जुड़वा बहन देखेगा किसी को या जुड़वा भाई देखेगा, तो उसका सब कुछ, अगर नाक किसी का खड़ा है तो नाक उसका भी खड़ा होगा, यानी सब कुछ समान रहता है। तो उसी को वहाँ पे सर्वांग सम आकृति उसी को बोला जाता है, सर्वांग सम रूप। तो चलिए इसका परिभाषा जो होगा, डिफिनेशन जो होगा, वैसी 2 आकृतियाँ जिसका शेप यानी बनावट और साइज यानी माप, शेप और साइज दोनों आपस में बराबर हो, तो वो आकृतियाँ आपस में सर्वांग सम आकृति कहलाती है। क्लियर है? जैसे में हम अच्छा उदाहरण लेंगे तो ट्विन्स ब्रदर, ट्विन्स सिस्टर का ले सकते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल सब कुछ समान रहता है। चलिए वैसे हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये वृत्त लिए, ये वृत्त को सर्वांग सम आकृति तभी बोलेंगे जब इनकी त्रिज्याएँ, इनका त्रिज्या और इनका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या बराबर हो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो ये भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आकृति का त्रिज्या बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगी? ये वृत्त क्या होगी? सर्वांग सम होगी। क्लियर है? सर्वांग सम को हम सूचित जो करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, बराबर और यहाँ पे इस तरीके से देते हैं। क्लियर है? सर्वांग सम का सूचित जो होता है, सूचक चिन्ह जो होता है, इस तरीके से होता है। चलिए अब सर्वांग सम हम समझ लिए, अब समझते हैं समरूप। सर्वांग सम का जो इंग्लिश होता है कंग्रुएंसी होता है, कंग्रुएंसी। क्योंकि शिकायत आती है सर आप सिर्फ हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखा कीजिए, तो इंग्लिश बस टॉपिक लगा लीजिए इंग्लिश का, पढ़ाई तो हिंदी मीडियम में होगी। ठीक है, अब समरूप लिखिए। समरूप क्या होता है? समरूप को समझते हैं।
जैसे समरूप मतलब सम प्लस रूप यानी समान रूप। समरूप इंग्लिश होता है सिमिलरिटी। देखिए समरूप मतलब सम प्लस रूप यानी समान रूप यानी बराबर। रूप मतलब उसका जो आकार है, साइज है, बनावट है, सब कुछ समान। अब बोलिएगा कि समरूप का सर एग्जाम्पल, तो जैसे कोई बेटा होता है, देखिए कि किसी कोई लड़का है, बोलेगा वो लड़का जो है बिल्कुल अपने बाप पे गया, बिल्कुल अपने बाप के जैसा दिखता है। तो जैसा दिखना, बाप के जैसा दिखना या लड़की माँ के जैसे दिखना, ठीक है, वो समरूप आकृति का उदाहरण है, समरूप का उदाहरण है। तो यानी समरूप छोटा और बड़ा हो सकता है। यहाँ पे समरूप में माप को नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ बनावट एक जैसा होना चाहिए, माप अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना दिए और यहाँ पे ये बड़ा सा वृत्त बना दिए, तो वृत्त जो होता है ये हमेशा समरूप आकृति होता है। वृत्त जो होता है ये हमेशा समरूप आकृति, क्योंकि ये भी गोल है, ये भी गोल है। क्लियर है? तो वृत्त हमेशा समरूप आकृति होता है। जैसे ये 2 है, मान के चलिए, तो ये 2 नहीं होगा, ये 8 होगा, कुछ होगा 6 भी मान सकते हैं। तो ये वृत्त दोनों आपस में हमेशा क्या होगा, समरूप आकृति। और समरूप आकृति का जो चिन्ह होता है बिल्कुल ऐसे होता है। इसमें से सर्वांग सम में बराबर था, बराबर यहाँ से हट जाता है, क्योंकि इसका जो है शेप, सिर्फ साइज जो है, शेप बराबर है और साइज जो है, साइज अलग अलग हो सकता है। तो समरूप आकृति भी आप समझ गए। समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, सर्वांग सम का ऐसे होता है, ये भी समझ गए। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नोट लिख लीजिए, समरूप में नोट लिख लीजिए। निम्न आकृति हमेशा समरूप होती है, निम्न आकृति हमेशा समरूप होती है। अब देखिए कुछ आकृति ऐसे हैं जो हमेशा समरूप होती है। तो पहला है वृत्त, वृत्त हमेशा समरूप होगा। दूसरा है वर्ग, वर्ग हमेशा समरूप होगा। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। ये तीनों आकृति जो है हमेशा हमेशा समरूप होता है, ये तीनों आकृति हमेशा समरूप होता है। अब देखिए समरूप और सर्वांग समता में संबंध क्या है, तो प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप आकृति होती है, प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप आकृति होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति हो। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं समरूप और सर्वांग सम को त्रिभुज में। तो हेडिंग लगाइएगा, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता। चलिए इसमें लिखिएगा, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। अब देखिए कैसे, एक ये त्रिभुज बना लेते हैं ABC और एक ये त्रिभुज बना लेते हैं DEF। तो ABC और DEF अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग, सभी संगत भाग बराबर होंगे। अब बोलिए संगत भाग क्या होता है सर जी, ये संगत, तो संगत भाग क्या होता है, तो देखिए A, अगर यहाँ पे कोण A D के बराबर है, कोण A D के बराबर है, B E के बराबर है, C F के बराबर है, तो संगत भाग जैसे AB का संगत भाग जो होगा, भुजा जो होगा, वो आपको DE हो जाएगा। संगत भाग का मतलब यही हुआ कि AB के बराबर DE होगा और BC के बराबर CF होगा, AC के बराबर DF होगा। अगर सर्वांग सम हो तो
ठीक है। सर्वांग सम लिखने का तरीका है, अब यहाँ पे देखिए लिखने का क्या तरीका होता है। जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF का। बोलिए सर यहाँ पे DEF लिखना जरूरी है, तो क्या हम यहाँ पे त्रिभुज ऐसे नहीं लिख सकते हैं FED? तो नहीं लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब A जो है F के बराबर होगा, B जो है E के बराबर होगा, C जो है D के बराबर होगा, तब लिख सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ABC सर्वांग सम है DEF का, तो इसके कहने का मतलब हुआ कोण A D के बराबर है, कोण B C E के बराबर है, कोण C F के बराबर है। ठीक है। और इसके कहने का मतलब अब क्या हुआ, AB भुजा देख लीजिए, AB भुजा जो है ये पहला दो लेटर है, तो पहला 2 लेटर इधर से आएगा, बराबर होगा किसके, DE के बराबर होगा। AB भुजा किसके बराबर, DE के बराबर होगा। BC भुजा EF के बराबर होगा, BC भुजा EF के बराबर होगा। जैसे ये लास्ट का 2 लेटर लिए तो इधर भी लास्ट का लेंगे। अब बीच वाले को छोड़ दिए, AC लीजिए, सिर्फ और सिर्फ AC लीजिए, तो AC भुजा जो होगा, अब बीच वाले को छोड़ दिए तो इधर वाले लेंगे, DF के बराबर होगा। तो इसीलिए सर्वांग सम इसका वैल्यू बहुत होता है। अगर ऐसे हम लिखें सीरियली तो इसका वैल्यू बहुत होता है। क्लियर है। अब देखिए प्रत्येक संगत भाग बराबर होगा, तो यहाँ पे जैसे ये ऊंचाई हम बनाए हाइट H1, इसका हाइट, तो दोनों का हाइट भी क्या होगा, बराबर होगा। H1 बराबर क्या होगा, H2। इसकी परितिर्ज्या, इस त्रिभुज की परितिर्ज्या, ये परितिर्ज्या भी क्या होगा, बराबर होगा। इस त्रिभुज की अंतःतिर्ज्या, इस त्रिभुज की अंतःतिर्ज्या दोनों बराबर होंगे। इस त्रिभुज की माध्यिका, इस त्रिभुज की माध्यिका दोनों क्या होगा, बराबर होगा, संगत माध्यिका बराबर होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत? चलिए, सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग समता इसी को कहा जाता है। अब हम यहाँ पे फिगर बता रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है, A कोण Q के बराबर है, B कोण R के बराबर है, C कोण P के बराबर है। ठीक है, C कोण P के बराबर है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि AC भुजा जो है, AC भुजा का संगत भुजा क्या होगा, AC का संगत भुजा क्या होगा, या AC इस त्रिभुज में किसके बराबर होगा अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो तो, या ये दोनों त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है तो इसकी सर्वांग समता को आप किस प्रकार लिखेंगे, दिमाग लगाइए। तो AC का संगत भुजा, पहले इसकी सर्वांग समता को हम लिखते हैं, दोनों का सभी भाग बराबर है, संगत भाग बराबर है, ये दिया रहेगा। तो इसकी सर्वांग समता को लिखते हैं, तो सर्वांग समता को इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे आप ABC लिखे इधर, तो ABC सर्वांग सम त्रिभुज, इधर आप PQR नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोण A जो है Q के बराबर है, तो पहले आपको A पहले लिए हैं तो इधर आपको Q लेना पड़ेगा। कोण B दूसरे नंबर पे क्या B दिए हैं, तो B किसके बराबर है, R के बराबर, तो R देना पड़ेगा। C किसके बराबर है, P के बराबर, तो P देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछे थे कि AC किसके बराबर होगा, तो बताइए AC भुजा किसके बराबर होगा जी, QP या PQ बोल सकते हैं, QP के बराबर होगा। अब आंसर ऐसे दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि AC जो है ये AC अब PR के बराबर होगा, ऐसे नहीं होगा, वो आपके सर्वांग समता लिखने पे डिपेंड करता है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट था। चलिए अब हेडिंग लगाइएगा, सर्वांग समता का शर्त, त्रिभुज की सर्वांग सम होने का शर्त। अगला हेडिंग, त्रिभुज की सर्वांग सम होने का शर्त। पहला शर्त है इसका,
एस एस एस, दूसरा शर्त है इसका एस ए एस, तीसरा होता है ए एस ए, चौथा होता है आर एच एस। चलिए इसको समझते हैं। एस का मतलब होता है साइड, फिर एस का मतलब, इस एस का मतलब भी साइड, तो एस 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 का फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड। कहने का मतलब है जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं यानी साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ए बी सी डी ई एफ, अगर आपको इसमें ए बी बराबर डी ई, उसी तरह बी सी बराबर ई एफ और डी एफ बराबर डी एफ, इधर डी एफ बराबर ए सी यानी ए सी बराबर डी एफ हो, यानी तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो, तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। एस 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 इसी को कहा जाता है। तो सर्वांग सम को कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा। देखिए ए बी के बराबर क्या है, डी ई, ठीक है, डी ई, और फिर बी सी के बराबर ई एफ, तो बी सी ई एफ, तो ये सर्वांग सम लिखने का तरीका हो गया। चलिए दूसरा शर्त है आपका, एस का मतलब साइड होता है, ए का मतलब एंगल होता है। साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ, जब दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। देखिए इस तरीके से दो त्रिभुज बना दिए, दो संगत भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। इसी को कहा जाता है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। क्लियर है। ए बी सी डी ई एफ, यानी कोण ए बराबर क्या होगा, कोण डी, और ए बी बराबर डी ई, और इधर ए सी बराबर डी एफ। अगर इस तरीके का कंडीशन भी आ जाए तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम जैसे ही त्रिभुज हो गया तो उसका सभी चीज़ बराबर होता है, तो आगे चल के बी सी भी क्या हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको भी समझ गए एस एस को। अब समझते हैं ए एस ए को। दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होगा जब उनके संगत दो कोण और दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसको समझते हैं। दो त्रिभुज बना लीजिए। देखिए दो कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और इन दो कोणों के बीच की भुजा भी बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ए बी सी डी ई एफ। अगर आपको कंडीशन सिर्फ इतना दे कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, और ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए डी के बराबर है तो डी होगा, बी ई के बराबर है तो बी दूसरा नंबर पे, ई होगा, इधर एफ लिखा जाएगा, सर्वांग सम होगा। और ये दोनों सर्वांग सम हो गया तो उसके बाद सर्वांग सम का सभी शर्त इस पे लागू होगा। क्या क्या शर्त है, सर्वांग सम होने के बाद सभी भुजाएं यानी सभी अंग क्या होता है, बराबर होता है। इतना चीज़ दे दिया, सर्वांग सम हो गया, तो उसके बाद सभी बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण।
एस का मतलब होता है साइड। चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज समझिए या समकोण समझिए, ठीक है। एच का मतलब होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण। एस का मतलब आप लोग जानते हैं साइड यानी भुजा, ठीक है। तो जब दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनका कर्ण आपस में बराबर हो और कोई भुजा इन दोनों में से कोई भुजा आपस में बराबर हो जाए। ये भुजा मान के चलिए इसके बराबर है, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तब भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो चलिए इसके सर्वांगसमता को लिखिए कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए AC किसके बराबर है, DF के बराबर है। AC बराबर DF है और BC बराबर क्या है, BC बराबर DE है। BC बराबर DE है और आपको एंगल B बराबर E है। चलिए समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री बनेगा। तो सर्वांगसमता कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। अब AC पहले BC कंटिन्यू है ना, तो BC जो होगा इस त्रिभुज में क्या लिखा जाएगा, BC की जगह DE लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे, ये लास्ट में, शुरू का नहीं, शुरू का ए यहाँ नहीं लिए, BC ये है लास्ट का दो। अब यहाँ पे क्या AB, देखिए AB लिखने का तरीका AC है। AC किसके बराबर, DF के बराबर है, तो AC और DF लेंगे। तो DF अब कैसे लेंगे, ये दोनों तो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम F लिखेंगे तो कंटिन्यू तो होगा नहीं, तो F हम लिखेंगे कहाँ, DE को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं। DE लिखिए या ED लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब क्लियर हो गया। वैसे भी एंगल B E के बराबर, तो देखिए B E के बराबर, तो B बीच में लिखा गया तो E भी कहाँ लिखा जाता, बीच में ही लिखा जाता। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अब यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। AB किसके बराबर, FE के बराबर होगा। BC किसके बराबर, ED के बराबर होगा। कोण A F के बराबर होगा। कोण B E के बराबर होगा। कोण C D के बराबर होगा। समकोण हो गया, क्या कहते हैं, सर्वांगसम हो गया, तो सभी चीज़ बराबर होते हैं। तो देख लिए सर्वांगसम भी कैसे लिखा जाता है, सर्वांगसम लिखने का तरीका। तो चलिए हम लोग सर्वांगसम को पढ़ लिए। अब हम लोग समझेंगे त्रिभुज की समरूपता। तो हेडिंग लगाइएगा, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो त्रिभुज अगर समरूप होगा, देखिए समरूप में सिर्फ उसका रूप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। दो त्रिभुज अगर समरूप होगा तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ABCDEF, शर्त हम बाद में बताते हैं, पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसका बेसिक पॉइंट क्या है। दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। जैसे कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर होंगे। और यहाँ पे संगत भुजा बराबर नहीं होगा। संगत भुजा क्या होते हैं, यहाँ पे अनुपातिक होते हैं। संगत भुजा समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। तो चलिए समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि AB का अनुपात AB बटे DE का जो अनुपात है वही अनुपात BC बटे EF का होगा और वही अनुपात AC बटे DF का होगा। और जो भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमाप का भी अनुपात होता है, वही माध्यिका का भी अनुपात होता है, वही ऊंचाई का भी अनुपात होता है, वही अनुपात परित्रिज्या का भी होता है, वही अनुपात अंतःत्रिज्या का भी होता है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात, वो किसके किसके बराबर होते हैं, परिमाप के अनुपात के बराबर, माध्यिका के अनुपात के बराबर, यानी क्षेत्रफल को छोड़ के
सभी का जो अनुपात होगा, सभी में परिमापों का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, वो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखा जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। अरे कैसे होता है देख लेते हैं। ये ऊंचाई है h1 और ये ऊंचाई है h2, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, देखिए बटे का मतलब अनुपात हुआ, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार BC ऊंचाई h1, ठीक है। फिर 1/2 गुना BC का इधर इसमें EF गुना h2, 1/2 कट जाएगा। आपको पता है कि इन ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो जो भुजाओं का अनुपात है वही ऊंचाई का भी अनुपात होगा। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात क्या है? BC/EF। अब बोलेगा सर BC/EF क्या लिए, तो कोई भी भुजा का अनुपात ले सकते हैं, सभी आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो BC/EF बराबर क्या होगा? H1/H2। तो BC/H1 BC/EF गुना हम क्या लिख सकते हैं? H1/H2 को BC/EF लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? BC/EF का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब क्वेश्चन आ जाती है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 है भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? 9:4, यानी वर्गों का अनुपात के बराबर। अब भुजा के जगह पे अगर परिमाप दे दे तब क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात? तो हम अभी बताएं कि भुजा का जो अनुपात होता है वो परिमाप, माध्यिका, परित्रिज्या, लंब, क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या, लंब, ये सभी के अनुपात के बराबर होता है भुजा का अनुपात। तो यहाँ पे भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर हो गया क्या? त्रिभुज का एरिया का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे वही परिमाप में भी वही टर्म लागू होगा, वही रूल लागू होगा, शीर्षलंब में भी वही रूल लागू होगा। तो यहाँ पे अगर परिमाप दे कि दो त्रिभुज के परिमापों का अनुपात 3:2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का भी वही हो जाएगा, परिमाप के वर्गों का अनुपात हो जाएगा, यानी 9:4। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं इसके समरूपता होने का शर्त क्या सब है। तो प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होती है, ये आप लोग जानते हैं। अब उसमें एक्स्ट्रा हम सिर्फ जोड़ेंगे क्या? प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होती है, ये हो गया। अब इसका एक हिट पॉइंट है ए का मतलब 3 गो ए का मतलब एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी अगर दो त्रिभुज का तीनों एंगल संगत एंगल बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। जैसे ये त्रिभुज है और यहाँ पे ये त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ABCDEF। ए डी के बराबर है, बी अगर ई के बराबर है, सी अगर एफ के बराबर है, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। और त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, सभी चीज़ अनुपातिक होगी। तो अगर इसका इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। और समरूप का साइन इस तरीके से दिया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इसमें भी लिखने का तरीका वही होता है। इसका समरूप का जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कोण A D के बराबर है, कोण B E के बराबर है, कोण C F के बराबर है, ये मतलब होता है। अब भुजाएं अनुपातिक इसमें कैसे लिखेंगे? तो AB बटे DE अनुपातिक बराबर होगा BC बटे EF, और फिर बराबर क्या होगा? AC बटे, अगर हम इधर AC लिए तो इधर क्या लेना पड़ेगा? DF लेना पड़ेगा।
और इसी में पूछ दे कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, कोई भी अनुपात ले लीजिए तो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? तो चलिए, ये होता है एक शर्त। एक दूसरा शर्त इसी का मतलब इसी का छोटा रूप है कि ए अगर दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा शर्त है ए मतलब एंगल एंगल एंगल, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल अगर इसके बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा कोण से हमको मतलब नहीं है। अगर इन दो त्रिभुज के दो कोण इन दो त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चाहे कितना भी बड़ा क्यों न त्रिभुज हो जाए, कोणों का योग तो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि जब दो एंगल आपस में बराबर हो जाए त्रिभुज के तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो तीसरे एंगल का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दो एंगल बराबर हो जाए। तो ABC अगर ये है, अगर ये PQR है तो त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप क्या होगा, त्रिभुज PQR। तो उम्मीद करते हैं आपको त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता का शर्त बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब अगले क्लास में हम लोग थेल्स परिमेय पढ़ेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ेंगे, यानी मध्य बिंदु का परिमेय जो होता है उसको पढ़ेंगे। फिर हम त्रिभुज को सदा के लिए ख़त्म कर देंगे, त्रिभुज ख़त्म हो जाएगा ज्योमेट्री का। तो लगभग में एक क्लास और चलेगा इसके बाद। फिर उसके बाद हम त्रिभुज का लगभग में 50 से 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में, चाहे जितना देर का वीडियो बने, 2 घंटे का बने, 3 घंटे का बने, एक ही वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ऐसा होगा, बिल्कुल ढांसू तरीके से होगा जी। मेरे सॉल्यूशन करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, तो ढांसू तरीके से होगा। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन के आसपास हम करवा देंगे उसमें। तो थ्योरी जितना भी है लगभग में 12 वीडियो में थ्योरी बनेगा। 10 से 12 वीडियो में 10 वीडियो तो बन चुका है, एक 11 हो गया। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, 12 वीडियो टोटल। 12 वीडियो में आपका ट्रायंगल का थ्योरी ख़त्म हुआ। फिर उसका एक ही वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास करवा देंगे। तो आप लोग इससे अवगत हो जाइए, निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन छूटने वाला है, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, हम स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लगा दिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।